ओके, सो मैथमेटिक्स पोर्शन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 9 एंड y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 25, देन वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो ध्यान देना, अगर दो फ्रैक्शन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो कोई फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब ऊपर वाला मैक्सिमम हो जाए, नीचे वाला मिनिमम हो जाए। ये तो होता है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो देखो पहली कंडीशन x प्लस 2 होल स्क्वायर 9, तो x प्लस 2 प्लस माइनस 3, तो यहां से x इज इक्वल कितना हो गया? प्लस माइनस 3 माइनस 2, तो यहां से दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1, एक आएगी -5। अच्छा, दूसरी कंडीशन y प्लस 3 इज इक्वल प्लस माइनस 5, तो y हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5 माइनस 3, तो एक वैल्यू हो जाएगी 2 और एक हो जाएगी -8। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो ऑप्शन दिए सारे पॉजिटिव दिए, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा? समझ रहे बात? मतलब x की वैल्यू या तो 1/2 होगी या -5/-8। कौन सा बड़ा है इसमें से? 5/8 बड़ा है। 1/2 के कंपैरिजन में 5/8 बड़ा है। नेगेटिव वैल्यू अगर हम देखो, आपको समझना होगा सारे ऑप्शन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। तो x की दोनों नेगेटिव पॉजिटिव 1 और y की पॉजिटिव 2, 1/2 हो गया। x की नेगेटिव -5, y की नेगेटिव -8। ऐसा करने से क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसमें बड़ा कौन सा है? ये 0.6 समथिंग होगा, ये 0.5 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5/8। नहीं, मैंने दोनों बोला है। एक्चुअली आपको बड़ी वैल्यू पूछी ना, मैक्सिमम पूछा। -5 -8 में 1/2 से बड़ा नहीं आ रहा है। ये भी तो यही तो बात है ना, गलती हो गई होगी। एग्जाम में कितने लोगों ने गलत किया था? वो जल्दीबाजी में 1/2 कर दिया होगा, फिर कहोगे पेपर बहुत आसान था, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A smallest 4-digit number is such that when it is divided by 7, 9, 11, remainders देखो 7, 9 और 11, रिमाइंडर कितना आता है? 1, 2 and 3। ओके, A smallest 4-digit number is such that when it is divided by 7, 9, 11, रिमाइंडर्स आर रेस्पेक्टिव। देखो, इसको क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक नॉर्मल मेथड ये होगा, इनका डिफरेंस करो 6। जब अच्छा, और ये जो कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, टफ क्वेश्चन है। अगर ये डिफरेंस सेम आता है तो आंसर क्या होता है? एलसीएम। अगर ये सेम आएगा, एलसीएम ऑफ 7, 9, 11 और माइनस डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है। अब मैं डिफरेंस सेम कैसे करूंगा? ध्यान समझना, मैं यहां पर 2 से गुणा कर दूंगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा डाउन है। रिमाइंडर को मैंने 2 से गुणा किया, 2, 4, 6। अब डिफरेंस लो, अब डिफरेंस सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका रूल ये होता है, आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 7, 9, 11 -5, ये पहला नंबर आएगा आपका। और जो भी यहां से आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां से 2 से गुणा किया था। अरे समझे बात? लेकिन एक समस्या है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, 7, 9, 11 का एलसीएम लूंगा, तो वो आएगा ऑड नंबर। क्यों? 7, 9, 11 का एलसीएम आएगा ऑड नंबर, और ऑड में से 5 घटाऊंगा तो क्या आएगा? इवन आ जाएगा ना, मतलब मेरा पहला नंबर आ जाएगा। देखो 7, 9, 11 का एलसीएम कितना आएगा? 693 माइनस 5 करो, कितना आएगा? इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 344 इज द फर्स्ट नंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। चेक कर लो जरा, ये 2 मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मैंने रिमाइंडर में 2 से गुणा किया था, इसलिए 2 डिवाइड करना पड़ा। अच्छा, 344 क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, 50 64, 7 9 जा 63, 1 आ गया। अच्छा, 344 को डिवाइड करो आप 9 से, 9 3 जा 27, बचा कितना? 64, 74, तो 9 8 जा 72, 2 आ गया। कंडीशन फुलफिल है ना? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का रूल समझना, 7, 9, 11 रिमाइंडर आ रहा है आपका कितना? 1, 2, 3। इसका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो मैंने इस पूरे रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2, 4, 6। अब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5, 5, 5। तो एलसीएम ऑफ 7, 9, 11 कितना आया था?
693, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 693 माइनस 2 करूंगा, -5 डिफरेंस जो आया अपॉन 2 करूंगा, यह आया 344, बट वी नीड अ नंबर 4 डिजिट। अच्छा, मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, 693 इंटू 2 माइनस 5/2 करूंगा। लेकिन एक समस्या आएगी यहां पर, ये नंबर हो गया इवन माइनस ऑड, क्या नंबर आएगा, ऑड आएगा, और ऑड बटे 2 हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन नहीं होगी। फिर हम लिखेंगे 693 इंटू 3 माइनस 5/2, ये कितना हो गया, 2074/2, तो 1037, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी रिक्वायर्ड, और इसके अंकों का योग 11, डी ऑप्शन। The water from a roof 9 square meter in area flows down to a cylindrical container 900 centimeter base area. To what height will the water rise in cylinder if there is a rainfall of point? देखो यार, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं आपका ये रूफ है, इस रूफ पर ऐसी आपकी कोई छत है, ठीक है। बोला कि जब पानी भर गया और इसका एरिया दिया 9 स्क्वायर मीटर, मतलब अगर ये ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर कितना है, 9 मीटर स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। और जो ये पानी की जो रेनफॉल हुई है कितना है, 0.1 mm, तो मैं इसको 0.101 सेंटीमीटर कर सकता हूं, यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना। और ये 9 मीटर स्क्वायर को 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया सबको भाई, 9 मीटर स्क्वायर था, मैं सबको सेंटीमीटर बना रहा हूं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, 9000 इंटू 0.01 या 900 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम पानी का आया। अच्छा, इससे भरना क्या है हमको, एक सिलेंड्रिकल टैंक को भरना है जिसकी बेस एरिया कितना है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, माना हाइट h तक पानी भरा गया। तो इधर का वॉल्यूम बराबर इधर का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, 900 इंटू h बराबर 900, 1 सेंटीमीटर, इतना पानी भर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम को इक्वल करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैडर ऑफ 17 फीट लेंथ रीचेज अ विंडो विच इज 15। देखो यार, जैसे 17 आ जाए, लैडर आ जाए, तो 17 के साथ ट्रिपलेट क्या होते हैं, 15 गुणा 8, ये ट्रिपलेट होते हैं। और ये 15 फीट अबव जा रही है ग्राउंड से, तो इसका मतलब बहुत आसान सी बात आपको याद होनी चाहिए, ये 17 है, तो दिस इज 15, दिस इज 8। अच्छा, कीपिंग इट्स फुट ऑन द सेम पॉइंट, यहां पर हमने रख दिया, लेडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड नाउ इट रीचेज ए विंडो हाइट ऑफ 8, ये 8 तक पहुंच रही है, इसका मतलब 15 हो गया। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, कितना आंसर हो गया, कितना घटिया क्वेश्चन था, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो, है ना। लॉजिक तो ट्रिपलेट का है ना, दीवार तो सीधी खड़ी होगी, दीवार में तो 90 डिग्री एंगल बनना ही बनना है भाई, याद रखना। 15, 17, 8 ये ट्रिपलेट होता है, जिसमें 17 हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिका वांट टू परचेज अ मोबाइल हैंडसेट, द शॉपकीपर टोल्ड हर टू पे 30% टैक्स इफ शी आस्क्ड फॉर द बिल। हर्षिका मैनेज टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द एक्चुअल सेल प्राइस विदाउट टैक्स of the mobile and paid to the shopkeeper 16,150. In doing so, she managed to avoid to pay the 30% tax. What is the amount of discount that she received on the selling price inclusive of tax? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है उसने कितना डिस्काउंट लिया होगा, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 5%। देखो, हर्षिका वांट टू परचेज ए मोबाइल हैंडसेट, द शॉपकीपर टोल्ड हर टू पे 30% टैक्स इफ शी आस्क्ड फॉर द बिल। भाई ये तो बात होती है, अगर बिल चाहिए तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और विदाउट बिल आपको टैक्स नहीं देना है। इफ शी आस्क्ड फॉर द बिल, हर्षिका मैनेज टू गेट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एक्चुअल सेल प्राइस। तो देखो यार, आप क्या करोगे, इसमें दो चीजें माननी पड़ेंगी आपको। सेलिंग प्राइस मान लो, आप मान लेते सेलिंग प्राइस उसकी x थी, ठीक है। बहुत तरीके में एक सिंपल तरीके बता रहा हूं,
और दिस इज व्हाट विदाउट टैक्स, ठीक है। उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, बल्कि काम करते हैं, आपको आंसर से मतलब मुझे 100%, 100 मान लेते हैं, माना सेलिंग प्राइस 100 थी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी, कितना डिस्काउंट मिला उसको, 95 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कि अगर यहां पर एक लाइन है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट शी रिसीव्ड ऑन द सेलिंग प्राइस। अब इसको एक्चुअल क्या पे करना था, विद बिल पेमेंट 95 इंटू 1.5, ये तो 1.3, ये तो करना होगा उसको। अगर वो टैक्स भी देती तो उसको 30% और देना पड़ता, इतना पे करना था, और फाइनली उसने पे कितना किया, 95। नहीं समझे बात, डिस्काउंट ले लिया ना उसने। तो अब आपको पूछा क्या है, और ये क्या अमाउंट, 1650 अमाउंट क्या है आपका, 95 के बराबर। तो डिस्काउंट टेकन, ध्यान देना, इसको करना था ये पेमेंट, इसने करा ये, तो डिस्काउंट टेकन हो गया 95 इंटू 1.5 माइनस 95, तो दिस इज, ये 1.3 है, 95 इंटू 1.2, ये इसको पेमेंट करना था, पेमेंट इसने कर दिया ये। तो अब हम लिखेंगे क्या, 95 इक्वल्स 16150, तो 95 इंटू 1.2 इज इक्वल व्हाट, बस ये करना है आपको, 16150 इंटू 95 इंटू 1.2 अपॉन ये 0.3 होगा, बस आपको सॉल्व कर लो, समझे बात। लॉजिकल बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, आखिरी में 5 आने वाला है, केवल एक ऑप्शन है, सही आंसर इसका ए होगा। देखो टैक्स हमेशा लगता है कि जो आपने पेमेंट किया उससे मतलब नहीं है भाई, अगर कोई चीज 100 रुपए की और आप उसको 50 दे के आ रहे हो, 100 का टैक्स थोड़ी दोगे आप तो जो 50 पेमेंट किया उसका टैक्स दोगे ना। ये गलत सॉल्यूशन किया हुआ है इसमें जो सॉल्व दिया है। देखो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस मान ली 100, बल्कि एमआरपी मान लो, एमआरपी 100, तो सेलिंग प्राइस हुई 95। सेलिंग प्राइस दिस इज विदाउट टैक्स, और सेलिंग प्राइस विद टैक्स 95 इंटू 1.3। नाउ डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, 0.3 इंटू 95। तो अब हम क्या करेंगे, 95 इक्वल्स 16150, तो बचाया, उससे पूछा कितना टैक्स बचा लिया उसने, 16150 इंटू 0.3 इंटू 95 अपॉन 95। अच्छा एक सेकेंड यार, यहां पे लाइन लिखी हुई बिना करके, विदाउट टैक्स, मतलब हमें 100 पे लेना पड़ेगा इसको, मतलब चलो ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से बना देते हैं हम क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस 100 एमआरपी, सेलिंग प्राइस 95, दिस इज विदाउट टैक्स, ठीक है। नाउ विद टैक्स 100 इंटू 1.3, ये तो हुआ इनका, इसने पेमेंट कितना किया, 95 पे किया इसने, विच इज इक्वल टू 16150। नाउ डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, 130 माइनस 95, ये तो होगा, ये कितना हो गया 35, तो 95 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट कितना 16150 अपॉन 95, तो 35 यूनिट। क्या आंसर आएगा, अब तो आ ही जाएगा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन गलत था कॉन्सेप्ट, टैक्स हमेशा लगता है किस पे, जो आपने पेमेंट किया है। जैसे एक आदमी कहीं को जाता है, 5000 रुपए फीस है, उस पर सर्विस टैक्स लगना है, और आपको डिस्काउंट मिल गया 2000 रुपए का, 4000 फीस हो गई आपकी, तो टैक्स किस पे लगाओगे, 5000 पे, 4000 पर, 4 पर। ये कॉन्सेप्ट गलत है इस क्वेश्चन में, वो आंसर मैच कराने के लिए क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं किया जाएगा, ये मैंने बता दिया आंसर मैच कराने के लिए। ओके, इसको बोलते हैं बॉड मास, सबसे पहले बार सॉल्व होता है, एलसीएम आएगा 12, 3 माइनस 2/12, ये तो हो गया 1/12। पूरा मत लिखा करो, जितना जहां से स्टार्ट करना वो लिखो। ये कितना हो गया
5/2 माइनस दिस, ये वाला ब्रैकेट, ये हो गया 12 एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट यहां सॉल्व हो गया, 29/12 बाहर 1/2 तो कितना हो जाएगा 29/24। अब बचा मेरे पास क्या 24 एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा 31/24। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। अब आगे क्या है इसके साथ 13/4, फिर 24 एलसीएम आएगा 79/24, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये वैल्यू क्या है 1/2 ऑफ 13/3, 79/24 डिवाइडेड बाई 13/6, उल्टा कर लो इसको, 79/24 इंटू 6/13, 79/52, सी ऑप्शन। इसमें गलती हो जाती है भाई, कोई भी एक पॉइंट में से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये होते बहुत आसान है, लेकिन प्रोसेस समझना पड़ेगा आपको, कहीं पूरा नहीं लिखना है, बस जो जो काम का पहले वो लिखते चले जाओ। A shopkeeper marks the price of his goods 20% above, and due to increase in demand he again increase the price by 20. What profit did he get? इस तरह क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। 27% पहले था, फिर उसे 27% बढ़ा दिया, 27 इंटू 27/100, 54 प्लस ये हो गया 7.29, 61.29%। अगर डबल प्रॉफिट हो तो x प्लस वाई अपॉन 100 रूल चलता है। अंशिका टेक्स हाफ एज लॉन्ग एज टू डू अ पीस वर्क एज बबीता टेक्स, एंड दिव्या डज द सेम वर्क इन द सेम टाइम अनिष्का एंड बबीता टुगेदर टेक, एंड इफ ऑल द थ्री वर्किंग टुगेदर, देखो यार, अंशिका, बबीता और दिव्या कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, इनका एलसीएम कितना आ गया 1। यहां पर मैंने मान लिया ए की यूनिट ए, बी की यूनिट बी और डी की यूनिट डी। अंशिका टेक्स हाफ एज लॉन्ग एज डू अ पीस ऑफ वर्क एज बबीता, अंशिका को आधा दिन लगता है, हाफ एज लॉन्ग, अच्छा वर्कर कौन है, अंशिका को बबीता से आधा दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो अच्छा वर्कर कौन है, अंशिका। अंशिका टेक्स हाफ एज लॉन्ग, अंशिका को आधा टाइम लगता है। अगर बबीता किसी काम को 10 दिन में करेगी तो अंशिका कितने दिन में करेगी 5 दिन में। इसका मतलब अगर बबीता पर डे 1 पेज भर रही है या एक्स भर रही है तो अंकिता कितने भर रही होगी 2x, डबल काम जल्दी कर लेगी। ये जो हम लिखते हैं ना इधर, ये होता है पर डे का काम। अगर बबीता का पर डे x पेज है तो अंकिता का पर डे 2x पेज है। उसके बाद एंड दिव्या डज द सेम वर्क इन द सेम टाइम एज अनिष्का एंड बबीता, तो दिव्या का यूनिट कितना होगा, उन दोनों को मिला के काम बराबर कर रही है। इसका मतलब दिस वन बराबर a प्लस बी प्लस डी, और a कितना है 2x, b x, d 3x, तो x यहां से हो गया 6x बराबर 1, x कितना हो गया 1/6। पूछा किसका काम है, दिव्या। दिव्या हो गया 3/6 इज इक्वल 1/2, तो दिव्या को लगेंगे 18/1/2, 36 डेज, ठीक है। कुछ भी इक्वेशन नहीं बनाया, सीधे से सॉल्व करना है और कंडीशन को ध्यान रखना है बस। इस तरह क्वेश्चन करने के 3 तरीके किताबों में दिए हुए हैं। एक एफिशिएंसी दिया हुआ है, वो शायद उसमें सर्वेश वर्मा की किताब में दिया हुआ है, उससे कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं ये, और जो ये मेथड है इससे कभी कोई फंसता ही नहीं क्वेश्चन। आप कोशिश करो कि पर डे पेज पर आ जाओ, जल्दी हो जाएगा चीजें। अगला क्वेश्चन, ओके, 10/15 cot 75 प्लस 10/75 इंटू cot 15। अच्छा, cot 75 को मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां लिख दूं 90 माइनस 15 तो हो जाएगा 10/15, और इसको मैं कर सकता हूं cot 15 और cot 15। ये क्या हो गया 10 स्क्वायर 15 प्लस 1/10 स्क्वायर 15, ठीक है। इनकी वैल्यू पूछी हुई आपसे। अब या तो आप 10/15 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या होगी, ये तो करोगे, या तो आपको याद हो 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, वो मैंने लगा दिया 10a माइनस b का फॉर्मूला। ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो,
4 माइनस 2√3/2 या 2 माइनस √3। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो। 4 + 3 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3। अब ये बताओ जरा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। और अगर किसी भी रूट की वैल्यू में स्क्वायर डिफरेंस 1 आ जाता है, 10 स्क्वायर 15 में स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका 1/10 स्क्वायर 15 क्या होगा? प्लस वाला हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ना है तो 4√3 प्लस 4√3 माइनस कर दिया, आंसर हो गया 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 40/20। ऐसा कुछ है 40/20 का। ठीक है। स्क्वायर टाइल्स ऑफ 4 feet डायमेंशन हैविंग 3 डिफरेंट कलर प्लेस ऑन द फ्लोर। ओके, देखो आसान सी बात है, टाइल का साइज है 4, है ना, तो इधर कितनी टाइल लग जाएंगी? 10 इधर लगेंगी। क्यों? अच्छा, टोटल टाइल्स लगे 40 × 20 / 4 × 4, 50 टाइल्स लगेंगी। अच्छा, इस रो में कितनी टाइल्स होंगी? यहां पर 5, तो 2 तो इधर काउंट होंगी, 3 बची यहां पर, 3 इधर, 3 इधर, 10 इधर, 10 इधर। तो ब्लैक जो टाइल थी, द फर्स्ट रो ऑफ टाइल्स ऑन ऑल साइड इज ब्लैक, तो ब्लैक टाइल कितने हो गई? 26। अरे बोलो समझ में बात? जब मैं इधर लगाऊंगा, इधर टोटल लगेगी 5 टाइल, लेकिन ये 2 टाइल तो काउंट हो गए ना इधर से, तो इधर 10 टाइल, इधर 10 टाइल, टोटल 20 लगे। अभी इधर बची 3 टाइल, क्योंकि 4 का पार्ट तो इन्होंने कवर कर लिया ना, तो टोटल 20 से अब बचे कितनी? 24 टाइल्स, आउट ऑफ विच 2/3 वाइट है। 16 वाइट टाइल हो गई। पूछा क्या है? हाँ, बी ऑप्शन। अरे समझ में क्या हुआ होगा ये? देखो, जब तुम टाइल लगाओगे ना इधर, क्योंकि 40 है इधर और हर टाइल का साइज 4 है, तो 10 टाइल लग जाएंगे इधर। ये जो कोने की टाइल है तो यहां भी तो काउंट हो रही होगी, इसलिए इधर की एक टाइल और इधर की एक टाइल कम कर दो। इधर 5 टाइल लगनी थी, मैंने एक ये कम की, एक ये, तो 3 एक्चुअली नहीं लगी यहां पर। 3 3 6 और 10 10 20, 26 टाइल लग गए अंदर बाहर की तरफ, तो अंदर बचेंगे 24 टाइल, डिवाइड बाई 3 कर दो। The radius of base of a conical tent is 8 meter. If 427 whole 3/7 square meter can be required to construct the tent. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान समझना जरा। इसको शॉर्ट में कैसे किया जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। रेडियस कितना दिया है? 8। अब दिमाग लगाते हैं, ध्यान देना जरा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट का तरीका समझ लो। 8 के साथ पॉसिबल ट्रिपलेट होंगे 15 17 या 8 6 10। क्यों? ये तो पॉसिबिलिटी है 2 की। अच्छा, अब अगर ये 8 है तो इस हिसाब से 15 होगी, और अगर ये 8 है तो ये 6 होगी। तो देखो 15 6 में से कौन सा ऑप्शन है? 15 है, 17 नहीं हो सकता 8 के साथ, पहली बात। अरे समझे? अगर ये मैं पूरा करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं रिवर्स क्वेश्चन कर रहा हूं इसको। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास एक तरीका ये होगा कि देखो, इसका जो ये जो कपड़ा लगा है, कपड़ा होता है क्या? स्लांट एरिया, जो कि πRL होता है। ये दिया है 427 whole 3/7, 7 7 जा 9 4 8 1 2 9 और प्लस 3/7, यू गेट 298 बल्कि 92/7। ये आपका एरिया हो गया πRL। R कितना? 8, L आ जाएगा यहां से, और जब L आएगा तो आप पुट करोगे यहां पर, आपका हाइट आ जाएगी। तो मैंने कॉमन सेंस ये लगाया कि यार अगर ये 8 है तो ट्रिपलेट 8 15 17 होगा, या 8 6 10 होगा। तो या तो आंसर 15 होगा या 6 होगा। 15 मिल गया मुझको, है ना। अब हम देखते हैं क्या 15 से सब सेट हो रहा है। अगर ये 15 है तो 17 होगा, और 17 होने पे πRL होगा। तो पाई 22/7, R 8 17, है ना। बोलो। अरे मैं जुगाड़ बना रहा हूं भाई, ये तुम कर लेना, ऐसे तुम कर लोगे ना। यहां से L आएगा, L से भी पाइथागोरस लगा के R H निकालना। टाइम अगर ज्यादा हो तो कर लेना, मेरे पास टाइम होता ही नहीं इतना।
एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो कर लेना 10-15 मिनट में, मेरे पास टाइम कम है, 30 सेकंड में करना है तो मैं जुगाड़ लगाऊंगा। अब सुनो, यहां से हमें गुणा करके ये लाना है, बस ये देखना है आपको। तो आपको यहां गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2989/7। अब देखो क्या ये गुणा करके ऊपर 2987 आ रहा है। और एक जुगाड़, यहां 22 है, अरे ये 92 होगा भाई, अब आएगा ना 29, यहां 92 होगा ना। अब देखो यहां 22 है तो ये 11 जा रहा है, यस 17 जा रहा है, 17 एकम 17 बचा 12, 129, 17 102, यस 17 जा रहा है, 52 बचेगा ना। इसका मतलब दिस इज द आंसर, 15 इज द आंसर। अरे कुछ समझ में आया? मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मैं सीधे 15 मार्क करता आगे बढ़ जाता 2 सेकंड में ही, क्योंकि मालूम है 15 आना ही आना है। अच्छा एक जुगाड़ और, 100%, इसको 100% ट्रू करने का तरीका देखो जरा। आपको कुछ नहीं करना होता, एक बात समझते, आपको ऐसा कुछ दे रखा था, दिस इज 8, अब मैंने कहा ये माना 15-17 होगा, ठीक है, और इसका एरिया होता है पाई आर एल। अच्छा ये लिखा है ना जो 427 होल 3/7, इसका मतलब है क्या 0.4 समथिंग, 427.4 समथिंग, ठीक है भाई। पाई क्या होता है 3.14, आर क्या है 8, 8 या 24, मतलब ये 25 के आसपास हो गया ये वैल्यू एल। अब मैं एल का मान क्या पुट करूं कि मेरा 427 आ जाए? 15 तो हो नहीं सकता, सॉरी 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 17 गुणा 25 करो, ज्यादा हो जाएगा, 475 के आसपास होगा। 34 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 गुणा 3 600 के आसपास हो जाएगा। 18 बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे तो बचा क्या 15 बचा ना, नहीं समझे मैंने क्या बोला? ये होते हैं 100% सही करने के तरीके, मतलब आपको पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल आर इन द रेशियो 5:4 and 3:4. In what ratio the liquid of both the vessel mixed to obtain a new mixture in third vessel, half milk and half water. मान लेते हैं पहले को लिया मैंने x, दूसरे को लिया y। पहले में मिल्क के 5 आउट ऑफ 9 पार्ट, दूसरे में 3 आउट ऑफ 7, और मिला के ये इक्वल बन गया 1/2। x बाई वाई बराबर 3/7 माइनस 1/2, नीचे 1/2 माइनस 5/9, ये हो गया 14, एलसीएम आ गया। ये हो गया -1/14, नीचे -1/18, तो जाएगा 9/7, ये ऑप्शन, ठीक है भाई। अच्छा cos 4π/3, cos 240, ठीक है, और cos 240 क्या लिखेंगे 180 + 60। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में cos क्या होता है माइनस, तो माइनस cos 60 या -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा √1। cos 60 सही लिखा मैंने, cos 60 कितना होता है 1/2, -1/2 बचेगा -1, 1 होगा ना, ये बचेगा √3, अब ये बचेगा आंसर। नहीं वो लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जब हमें पाई दिया हुआ है तो हम क्यों ना ऐसे करें, आंसर सही उससे भी आना चाहिए ना, हाँ सेम आना चाहिए यार, ऐसे क्या बात हो गई। हम देखो रटने चाहिए चीजों को, समझ के चलना चाहिए। ये समझा 240 कैसे आया, cos 180 + 60 कर दिया, ये हो गया cos 60 माइनस का, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो -1/2 और 2 कितना हो जाएगा -1, ये बचेगा 1, 1 + 2 बचेगा ना, ये गड़बड़ हो रहा है यहां पर। चलो जो एक्चुअल तरीका वो देख लेते हैं। टू cos स्क्वायर 2π/3 -1, ये करेंगे ना, लेकिन आंसर उससे भी आना चाहिए भाई, ऐसा कैसे हो गया। 4 cos स्क्वायर 2π/3 -2, ये 2 कट गया, ये हो गया 2 + √2 + 2 cos 2π/3। अगेन ये कर लो आप, इसमें
2 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 2, तो बचेगा 2 प्लस 2 cos पाई बाई 3, ठीक है। अब cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2, तो ये जाएगा आंसर √3। The compound interest on a certain sum for 2 years at 12% per annum is 9,222. What will simple interest on the same sum for double the time at half the rate % per annum? 9,222 प्रिंसिपल 1 प्लस 12/100 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। देखो यहां से आपको कुछ नहीं करना, आप SI अपॉन CI इज इक्वल 200/200 प्लस R ये करोगे, तो यहां से SI क्या हो जाएगा? CI है 9222 इंटू 200/212, मैंने यहां पे 50 करना था, 40 कर दिया था, है ना। 53 से 174 टाइम जाएगा, 8700 आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ पिरामिड इज रेक्टेंगल विद साइड 12 एंड 9, ईच लेटरल एजेस इज 8.5। अच्छा 8.5 का मतलब क्या हुआ? 17 है, हाफ है ना, बस बहुत सब चीजें सॉल्व हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट। माना ये जो बनी है ये यही फिगर मान लो आपका रेक्टेंगुलर ऐसे कुछ है, ये जो लेटरल एज दी हुई है 8.5 है, आपको हाइट ये पूछी हुई है। अगर ये साइड 9 है तो ये कितना होगा? 4.5, और अगर ये 9 लिए तो ये होगी 12, ये हो जाएगा 6। आपको यहां पर एक बहुत इच लेटरल एजेस, ये एजेस दे रखी है 8.5, अगर आप इसको ये ज्वाइन करते हो यहां से तो 8.5 और 4.5, ये क्या है? 17 इंटू 0.5, ये कितना है? अब समस्या है कि 9 के साथ तो बनेगा नहीं फिगर। अच्छा अब इधर वाला लेते हैं, ये वाली साइड, ये हो गया 6, ये भी नहीं बनेगा, 12 इंटू 0.5 होगा ना। चलो अब जय है करा जाएगा, तो आसान बन जाता, आसान बन नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, आंसर बहुत आसान सा आ रहा है। चलो छोड़ो, ये इस तरह करते हैं, ये दिया है आपको 12, ये दिया है 9, तो ये कितना होगा? दिस इज 3 इंटू 4, दिस इज 3 इंटू 3, तो 3 4 अगला क्या होगा? 5, तो ये हो गया 15। यहां पर आपका इस तरह से हाइट आएगी, ये कितना हो जाएगा? 7.5, और ये कितना दे रखा है आपको? 8.5, तो ये 15 गुना 5 है और ये 17 गुना 0.5 है, तो 0.5 कॉमन, 17 15, अगला क्या होगा? 8 गुना 0.5, आंसर इज 4। अरे समझे, वो ट्रिपलेट यूज हुआ है 17 15 8 वाला। हाइट तो 90 होती है ना। देखो अगर मैं कहता हूं ये 7.5, ये 8.5, तो इस 8.5 ले सकता हूं मैं 17 गुना 0.5 और इसको 15 गुना 0.5। 17 15 का अगला ट्रिपलेट होता है 8 इंटू 0.5। ये ट्रिपलेट है, बहुत यूज होता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इन चीजों को। अच्छा ये बार ग्राफ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस फैकल्टी स्टडिंग इन वेरियस कॉलेजेस इन 1000। तो कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज, 4 कॉलेज के दिया है। विद व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉलेज ए फ्रॉम ऑल द फैकल्टीज टुगेदर। तो देखो ए में आर्ट, कॉमर्स और साइंस, ए के टोटल देखो यहां पे कितने हैं 25, इधर कितना है 27.5, इधर कितना है तो, और ये कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000 दिया हुआ है, तो 25,000
प्लस 27,500 और प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, ठीक है। हाँ 27,500 कितना आएगा? हाँ नन ऑफ दीज 27,500 आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं करना था। What is the average number of students from the faculty of art from all the colleges together? अच्छा अब आर्ट्स का निकालना पड़ेगा। देखो यार आर्ट्स में यहाँ 25 है, यहाँ पर है 22.5, यहाँ पर कितना है 32.5। तो देखो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, 1000 से बाद में करेंगे। 22.5 प्लस 32.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 50, 65 बाई 4, ठीक है। 4 टू 8 और 32, हाँ 55 होगा। चलो तो ये हो जाएगा 4 टू 8 25, 465 2650 डी ऑप्शन। हाँ यार ए ही होगा, 25 होगा ना, ए ही होगा। जरा सी गलती से देखो आंसर गलत हो जाएगा, तो कंसंट्रेट करना है। हो गया। नेक्स्ट, द स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स स्टडिंग इन कॉलेज बी। देखो कॉमर्स के कॉलेज बी के स्टूडेंट ये हैं, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर स्टूडेंट इन द सेम कॉलेज। अच्छा तो देखो ये कितना है 32.5 अपॉन इधर कितना है 22.5, 32.5 प्लस 20 इंटू 100, ये तो करना पड़ेगा। तो दिस इज 3250 अपॉन ये कितना हो गया 5575। तो 25 3 जा 1 जा 75 3 130 43 अप्रोक्सीमेट आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पूछा भी है। What is the difference between total number of students from the faculty of commerce from all the college together and the total number of students from the faculty of science from all the college? अच्छा कॉमर्स के सारे बच्चे और साइंस के सारे बच्चों का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो देखो ऐसा करते हैं, इसलिए क्वेश्चन करना जल्दी तरीका। हमको पूछा किसका डिफरेंस, कॉमर्स और साइंस। हम वन बाई वन लेंगे। हमको यहां दिख रहा है कि ज्यादा किसके बच्चे कॉमर्स के बच्चे ज्यादा लग रहे हैं कुछ, तो हर चार्ट में लोगों यहां पे कितना ज्यादा है, साइंस के बच्चे ज्यादा है ना, कितने ज्यादा है 2.5। बस अब मान लो साइंस ज्यादा है, तो जहां पर साइंस कम हो नेगेटिव ले लेना। यहां पर कितना ज्यादा है 12.5 ज्यादा है, उल्टा है, तो माइनस 12.5 ले लो। यहां पर माइनस 12.5, यहां पर 7.5 प्लस का, तो ये कितना हो गया 10 और ये 25 15। ए पूरा मत जोड़ो, बस पार्ट वाइज ले लो तो आसान हो जाएगा चीजें। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 1, ये क्वेश्चन कौन कर पाया था एग्जाम टाइम में? देखो यार ध्यान देना, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको देख के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मैं जीरो था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब कितना हो गया, है ना। अब एक्स क्यूब ये हो गया एक्स की पावर 63 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 69 इंटू एक्स की पावर 1, और एक्स क्यूब कितना है, तो एक्स क्यूब की पावर 21 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर 23 इंटू एक्स, ये हो गया -1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू एक्स, तो ये जाएगा माइनस एक्स प्लस -1 अपॉन एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब ये पैटर्न समझना पड़ेगा आपको कि यहां पर ये यूज होने वाला है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यार सरफेस एरिया आपको दे रखा है 5544। इफ इट रेडियस चेंज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स 12.5%, देन द डायमीटर विल बी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये तो हो गया ओल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम न्यू क्या होगा
4/3 पाई आर क्यूब इंटू 12.5% रह गया, ये तो होगा, ये न्यू वॉल्यूम हो गया, या इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल आर। तो दिस कैपिटल आर वी न्यू इज इक्वल 12.5% ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, ये तो बोला हुआ है। जरा वैल्यू पुट करो, वी न्यू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर, ये हो गया 1/8 4/3 पाई ये। अब आपको देखो करना क्या, आपको आर की वैल्यू पूछी है नई वाले, तो पहले आप आर यहां से निकालोगे, ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आर निकाल के यहां पुट करोगे स्मॉल आर में, अब कैपिटल आर आ जाएगा नया वाला आपका। तो देखो यहां पर समझना, आर इज इक्वल आर क्यूब बाई 8, आर बराबर r/2। इसका मतलब जो यहां से रेडियस आएगी उसका हाफ करना होगा आपको। अब कैसे यहां से रेडियस निकलेगी, तो देखो 5544 इज इक्वल 22/7 इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर, ये 22 से 11 दूनी 22 और 11 5 आर स्क्वायर बराबर 252 गुणा 7/4। हाँ, आर के 21 है, 21/2 कर दें 10.5। व्याज पूछा है तो 21 हो जाएगा। देखो यार, इसमें दिमाग की दही होनी पूरी पूरी। ये दिया हुआ है और बोला n 60 से छोटा है और ऑड नंबर है, और बोला है m और n दोनों क्या हैं, m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब 1 2 3 डेसिमल में नहीं है। तो देखो n दिया हुआ है आपको 60 से कम, तो जो n दिया वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1/m बराबर 1/12 माइनस 4/n, ये 12n एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा n माइनस 48 1/m। उल्टा कर लो 12n/n माइनस 48। अब ध्यान देना, क्योंकि n 60 से छोटा है और ऑड है, और n यहां से किससे बड़ा हो सकता है, n 48 नहीं हो सकता है, या 48 छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि 48 से छोटा हुआ तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो मेरे पास ये बात समझ में आ गई कि n की वैल्यू यहां से 48 से बड़ी होगी। अरे बोलो, क्योंकि n माइनस 48 आया ना। अब देखो भाई, मेरे पास आ गया m बराबर 12n/n माइनस 48, और n 60 से छोटा ऑड नंबर, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 49 48 से बड़ा है, 51 53 55 57 और 59, केवल 6 वैल्यू पॉसिबल है n की। अब इन n की वैल्यू रख के देखो कि m की कितनी वैल्यू आ रही है। देखो इसका मतलब 7 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब n की वैल्यू 6 आ चुकी है। जरा 49 पुट करो, यहां पर करेंगे 49, तो ये 49 माइनस 48 1 आएगा, मतलब ये पॉसिबल है। अगर मैं यहां पर 12 गुणा 49/49 माइनस 48 कर दूं, तो 12 गुणा 49, ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया ना, पूर्णांक आ गया ना, नीचे 1 बचा। अच्छा मैं रखता हूं 51, 51 माइनस 48 3 से 12 कट रहा है, ये भी हो सकता है, 2 पेयर हो गए। 53 रखो, 53 माइनस 48 5, तो ये तो है 53, ये है 12, तो 12 53 को 5 से कट रहा है, ये पूर्णांक नहीं देगा। 55 रखो, 55 माइनस 48 7 से ना तो ये कट रहा ना ये कट रहा। 57 रखो, 57 माइनस 48 9। तो अब देखो ध्यान देना, m बराबर है 12n/n माइनस 48, मैंने रखा n की वैल्यू 57, तो ये हो गया 12 गुणा 57/57 माइनस 48, ये हो गया 12 गुणा 57/9, 3 चौक 12 3 19, यस। अरे समझे। अब अगर आप 59 रखोगे यहां पर, 59 माइनस 48 11 ऊपर है ही नहीं, तो कितने पेयर हो गए, 3 पेयर, डी ऑप्शन। ओके, आसान क्वेश्चन है। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल BOD ये 160, देन एंगल DCE। देखो यार, ये 160 कितना होगा 80, और ये एक्सटीरियर एंगल ये भी 80 हो जाएगा। याद है रूल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 15 months at 7.5% per annum exceed the simple interest on same sum for 8 months at 12.5% per annum by B 32.5। देखो यार, P into 15 month, 15 by 12 into 7.5, ये जो इंटरेस्ट से ज्यादा कितना है, 8 मंथ वाले अमाउंट पर 12.5 के रेट से सॉल्व कर लोगे। अब
अरे समझ में आई बात, इसमें कुछ नहीं करना। क्या आंसर आएगा इसका? 31-20। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 960 का 7 सबसे बड़ा भाजक ज्ञात करना है। हाँ अच्छा, 960 को देखो 1 डिवाइड करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा। 8 आपसे पूछा क्या गया है? अच्छा उसके बाद अच्छा इसको ऐसा करते, देखो उल्टा करना चाहिए इसके लिए, ऐसे क्योंकि सबसे बड़ा पूछना, उल्टे से चलना पड़ेगा। सबसे पहले 960 डिवाइड करेगा, इसको 2 से भाग कर दो, 480, ये दूसरा हो गया। अब इसको 3 से भाग कर दो, 320, अगला हो गया। भाई हमने क्या किया था? 1 2 3 4 5 6 लिखे थे, अगला 8वां लिखा था। तो जो हम देखो 1 से भाग किया पहला आ गया, 2 से भाग किया दूसरा आ गया, 3 से भाग किया तीसरा आ गया, 4 से भाग किया, ये कौन सा चौथा नंबर का आ गया, 5 से भाग करो, $192, ये कौन सा नंबर का आया? ये 5वें नंबर का आया। 6 से भाग करो, है ना। अब जो 8 से करूंगा वो मेरा कौन सा होगा? 7वें नंबर का होगा। बस ये हो गया 120। भाई समझ में आई बात? एक तरफ से करते चले जाओ, ये आंसर हो गया।